आज हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट जो है वो इंडियन इकोनॉमी में मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति जिसको मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। आप हमारी राइटिंग को माइंड मत करिएगा, राइटिंग हमारी बहुत गंदी है, इसलिए इसको माइंड मत करिएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप जो भी समझाया जाए वो समझाया काफ़ी सरल ढंग से समझाया जाए, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आएगा भी। हम अपनी इस टॉपिक को शुरू करें, इंडियन इकोनॉमी में मौद्रिक नीति को। इस नीति को समझने से पहले हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक है कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि जब भी हम कहीं पर रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी में हम पहले रिश्तेदारों का पूरा जो है बायोडाटा खंगालते हैं उनका है। उसी प्रकार से जब आपका इन शब्द से परिचय हो जाएगा तो परिचय होने का लाभ आपको ये मिलेगा कि इसके प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जब रुचि बढ़ जाएगी तो इसको आपके लिए समझना काफ़ी आसान कार्य हो जाएगा। ये जो हम लोग अपना चैनल बनाए हैं, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा फीस को बेयर नहीं कर सकते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली या पटना जा कर के अपना पैसा खर्च करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि उनके लिए कुछ अच्छा वीडियो बनाया जाए। ये अपना चैनल हम लोग पैसे के लिए नहीं बनाए हैं, हमको पैसा मिले या ना मिले। हमारे पास में 2 बच्चे हमारा वीडियो देखें, 2 बच्चे वीडियो देखें, लेकिन उनको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पैसा हम लोग ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में हम लोग लाखों की इनकम है, तो वहाँ से हमको प्रॉब्लम नहीं है पैसे की। पैसा हम लोग पास में कोई वो समस्या नहीं ऐसी है। हम बस ये चाहते हैं कि जो भी छात्र हैं, जो भी लाभ लेना चाहते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, पढ़ाई क्लियर नहीं हो पाई है, तो इसीलिए है ये चैनल हम लोग बनाए हैं, विशेष रूप से यूपीएससी और जो भी आपका पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उनको ध्यान में रख करके। और साथ में इस चैनल का उद्देश्य कॉमेडी शो करना नहीं है, और ना ही हम कोई चीज़ शार्ट में आपको पढ़ा पाएंगे। आपको हम अगर आपको शार्ट में पढ़ना तो बहुत सारे चैनल हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे जाकर के। हम पूरे इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसको प्रारंभ से लेकर अंत तक इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि मौद्रिक नीति जो कि ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था के विकास पर, हमारे समाज पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ता है आकर के। तो इसको मान के चलिए कि हम आपको 5 मिनट में या 2 मिनट में पढ़ा दें, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जिसके लिए पॉसिबल होगा वो पॉसिबल होगा उसके लिए। तो इसलिए हमने आपको बताया ये कॉमेडी शो नहीं होने जा रहा है, बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात होने जा रही है, और बहुत ही गंभीर परीक्षा के बारे में बात हो रही है। वो आपका है यूपीएससी और जो आपकी पीसीएस परीक्षाएं जो होती हैं उनके बारे में बात होती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे हम कोई कॉमेडी करने जा रहे हैं या पढ़ाने के लिए हम जो है कोई कपिल शर्मा शो करेंगे, तो ऐसा नहीं हम लोग कर सकते। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक नीति को पढ़ते समय हम लोग पहले देखेंगे कि मौद्रिक शब्द बना कैसे है, इसका अर्थ क्या है, 2016 में इसमें परिवर्तन क्या आया हुआ है, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि मौद्रिक नीति के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं और मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है वर्तमान में। मौद्रिक नीति के जो प्रमुख अंग हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और खुले बाजार की नीति, ये मौद्रिक नीति के प्रमुख अंग होते हैं। हम इनको एक एक पॉइंट को आपको डिफाइन करेंगे, हर एक पॉइंट को व्याख्या करेंगे इसकी हम, और व्याख्या करने के उपरांत हम ये देखेंगे कि हमारे समाज पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर आकर के। जो कि हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स की, तो यूपीएससी एग्ज़ाम्स में भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और यूपीएससी में और पीसीएस में सबसे टफ माना जाने वाला सब्जेक्ट है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि हम यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम्स के सबसे टफ परीक्षाओं में से, जो टफ विषयों में से एक विषय पढ़ रहे हैं। यूपीएससी के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपका आईएएस पीसीएस के लिए आईएएस का या आईपीएस का हो रहा हो, या आपका एनडीए सीडीएस का हो रहा हो, या सीपीओ का हो रहा है, मतलब जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब के सब है, यहाँ से टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त बिहार पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, उत्तर प्रदेश पीसीएस है,
झारखंड पीसीएस है, जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए काफ़ी ये लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मौद्रिक शब्द बना कैसे है और इसका अर्थ क्या होता है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इसको। मौद्रिक नीति, जिसको हम इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है मुद्रा। मुद्रा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मनी। तो अगर हमसे पूछा जाए मुद्रा कहते किसको हैं, तो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। मुद्रा का अर्थ होता है कि यह वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को खरीदते एवं बेचते हैं। वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने के लिए जो भी माध्यम चुना जाता है उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। वो आपका नकद धन हो सकता है या कोई दूसरे माध्यम भी हो सकते हैं आपके लिए। अगर हम मुद्रा शब्द को देखें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मुद्रा शब्द बदलता रहा है। इसका जो मुद्रा शब्द है ये शब्द बदलता रहा है। अगर हम वैदिक काल में देखें तो वैदिक काल में गाय को लेन देन का माध्यम माना जाता था, तो वो मुद्रा का कार्य करती थी। एक समय ऐसा था जहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु को प्रयोग में लाया जाता था, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। तो वहाँ पर वस्तु मुद्रा का कार्य करती थी। तो यानी कि कुल मिलाकर के जहाँ पर भी वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने के लिए जो माध्यम चुना जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मुद्रा है। अगर हम मुद्रा में एक प्रत्यय जोड़ देते हैं, एक प्रत्यय, अगर मुद्रा में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यह बन जाता है मौद्रिक। यानी कि मौद्रिक शब्द मुद्रा से बना हुआ है। मुद्रा में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, प्रत्यय मतलब सफिक्स। जब एक सफिक्स जोड़ दिया तो यह बन गया मौद्रिक। मुद्रा शब्द जो कि एक संज्ञा शब्द था, ये एक प्रत्यय है, और जब इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया आपका विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो हमको ये पता है कि विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है जो किसी की संज्ञा की विशेषता बतलाए। तो ये क्या है, मुद्रा के संबंध में विशेषता बतलाने वाले जो शब्द हैं वही आपका मौद्रिक होता है। और मुद्रा के संबंध में जब कोई नीति तैयार की जाती है तब हम बोलते हैं ये मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति का जो प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे देश में मुद्रा है, मुद्रा को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, यानी एक तरह से रेगुलेट किया था। रेगुलेटर होता है आपका एलपीजी सिलेंडर में, तो एलपीजी सिलेंडर में जैसे एक रेगुलेटर होता है कि जितनी हमें गैस निकालनी होती है उतने ही रेगुलेटर को हम ऑन ऑफ करते रहते हैं उसको। उसी प्रकार से मौद्रिक नीति के माध्यम से हमारे यहाँ मार्केट में, बाजार में, हमारे देश में कितनी मुद्रा जानी चाहिए, कितनी मुद्रा वापस आनी चाहिए, धन के प्रवाह को कैसे बढ़ाया जाएगा, धन के प्रवाह को कैसे कम किया जाएगा, इसके संबंध में जब कोई नीति तैयार की जाती है तब हम बोलते हैं ये मौद्रिक नीति है। ये मौद्रिक नीति का निर्माण 2016 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था। 2016 में भारत सरकार ने संसद में एक संशोधन किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में, और उसके लिए क्या किया गया कि मौद्रिक नीति के लिए एक नई समिति का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया मौद्रिक नीति समिति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका नाम दिया गया। ये समिति का पहले भारत में जो गठन किया गया था ये 2016 में किया गया था। और जब 2016 में इस समिति का गठन किया गया था तो इसके लिए सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में इसमें संशोधन करना पड़ा, और संशोधन करने के बाद में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन करते समय इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं वर्तमान में। 6 सदस्यों में से ये सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, और इसमें 3 सदस्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
3 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं और 3 सदस्य ये गवर्नमेंट के होते हैं। जो ये गवर्नमेंट के होते हैं इनको हम बोलते हैं सरकारी सदस्य बोलते हैं, जबकि ये जो है आरबीआई के सदस्य होते हैं ये। और मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है, जो भी आपका गवर्नर होगा। इसमें हमारे यहाँ शक्तिकांत दास हैं, तो शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होंगे। अब मौद्रिक नीति समिति जो है ये भारत में ब्याज के संबंध में जितने भी आपके निर्णय लिए जाते हैं वो सब के सब निर्णय इसी समिति के माध्यम से लिए जाते हैं। जबकि 2016 से पहले हमारे यहाँ ब्याज के संबंध में जो नीतियाँ थीं वो नीतियों का निर्माण मौद्रिक नीति के अंडर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता था। अब यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाएंगे। अब आप देखिए, यानी कि तीन मेंबर यहाँ से हैं और 3 मेंबर यहाँ से हैं। जो भी निर्णय होगा वह निर्णय कम से कम 4 मेंबर के सहमति से ही हो सकता है। और इसमें से जो इसका चेयरमैन होता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर इसका पदेन यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इसका, और उसका मत जो होता है बहुत निर्णायक मत होता है। यानी कि जब मत बराबर हो जाते हैं तो मत बराबर होने की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है पदेन अध्यक्ष होने के नाते यह मतदान कर सकता है। तो हमने देखा कि मौद्रिक नीति का निर्माण वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है, जो कि 2016 में इसका गठन किया गया था। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 सदस्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मौद्रिक नीति के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में आपको बताया था, मौद्रिक नीति के जो प्रमुख अंग हैं CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट पॉलिसी, जिनके बारे में हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। और इस दौरान अगर कहीं भी आपको लगता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, नो डाउट यू कैन लीव माई चैनल राइट नाउ। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं CRR की। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं नकद अनुपात आरक्षण। जैसे कि अभी अगस्त 2021 में मौद्रिक नीति की बैठक हुई थी, मौद्रिक समिति की बैठक हुई थी। वहाँ पर नीतिगत जो निर्णय था, नीतिगत जो दर था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अभी हम आपको बताएंगे नीतिगत दर कहते किसको हैं। अगर इनफैक्ट देखा जाए तो CRR जो होता है यही नीतिगत दर होता है। अब देखिए, अब प्रश्न ये है कि CRR कहा किसको जाता है। CRR को जैसा कि हमने बताया, इसका पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं नकद अनुपात आरक्षण। अब देखिए, होता क्या है कि भारत में कोई भी बैंक जो वाणिज्यिक बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, व्यापारिक बैंक होता है, उसको बैंकिंग संबंधी कार्य करने से पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इनको लाइसेंस देता है तो उन बैंकों का कुछ धन अपने पास में रिजर्व कर लेता है, कैश के रूप में नकद ले लेता है। उसी को हम बोलते हैं ये CRR होता है। और ये CRR समय के साथ में घटता रहता है और बढ़ता रहता है। कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन इसको पहले हम एक सरल ढंग से समझ लेते हैं कि CRR को समझा कैसे जाए। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर A नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास में कुल 100 रुपये हैं और ये बैंक संबंधी कार्य करना चाहता है। तो बैंक संबंधी कार्य जब ही कर सकता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको परमिशन दिया हो, इनको लाइसेंस दिया हो। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस व्यक्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में लाइसेंस लेने जाना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इनको लाइसेंस देगा तो इनके पास में जो कुल धन है उसका कुछ धन कैश के रूप में एज सिक्योरिटी मनी अपने पास में जमा कर लेगा। उसी को बोलेंगे CRR है। आप सपोज करें, इससे बताया कि 100 रुपया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आपका जो है CRR 5% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का 5 रुपया निकल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा और इस व्यक्ति के पास कितना बचेगा, 95 रुपया बचेगा इसके पास में। तो ये जो पैसा जमा किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, यही आपका CRR होता है। यानी कि बैंकों का वह धन, नकद धन
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा है उसी को बोलते हैं, ये CRR होता है। यहाँ पर एक समझ लेना, CRR पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी ब्याज नहीं देता है, यानी कि ये निःशुल्क जमा होता है। इसका उद्देश्य बस ये होता है कि बैंकों पर जो ऋण देने की जो क्षमता होती है उसको कंट्रोल में रखा जाए। कंट्रोल में कैसे रखा जाएगा इसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा हुआ है तो पिछले वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन के बारे में, तो वहाँ पर हमने बताया था कि मौद्रिक नीति का निर्माण जो होता है वो मुख्य रूप से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ही किया जाता है। कोशिश ये होती है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा ना जाने पाए, क्योंकि ज़्यादा पैसा जाएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यानी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, जो कि वस्तुओं की मांग बढ़ाएगा, जिससे वस्तुओं की महंगाई बढ़ सकती है। तो RBI का प्रयास ये होता है कि CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, जो भी आपके होते हैं ये मौद्रिक नीति के अंग, इनका सबका बस एक ही प्रयास होता है RBI का कि बैंकों के ऋण देने की क्षमता को अपनी मुट्ठी में, अपने कंट्रोल में रखा जाए। क्योंकि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा तो क्रय क्षमता बढ़ेगी, जब क्रय क्षमता बढ़ेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, और मांग के अनुसार अगर उत्पादन नहीं हो पाएगा तो वस्तु कीमत बढ़ेगी, जिसको हम बोलेंगे मुद्रास्फीति या महंगाई है, और जो कि हमारे देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल देगा, क्योंकि इससे निर्यात घट जाएगा और देश में जो बचत हो रही है वो भी घट जाएगी, इसलिए निवेश योग्य धन कम पड़ जाएगा। तो CRR को आपने समझा। CRR का मतलब होता है बैंकों का वह नकद धन जो RBI के पास में जमा होता है और RBI उस पर कोई भी ब्याज नहीं देता है, उसको बोलते हैं ये CRR होता है। जब भी देश में महंगाई होती है, हमने बताया कि अगर मान लीजिए सामान्य अवस्था था तो सामान्य अवस्था में 5% CRR था, लेकिन जब देश में महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ने का मतलब ये हुआ कि RBI ने कहा कि CRR की दर बढ़ा करके हम 6% कर रहे हैं। जब 6% इसके रेट को बढ़ा के कर दिया जाएगा, CRR के दर को बढ़ा करके, तो ये पैसा बैंक का निकल के कहाँ पहुँच जाएगा? RBI के पास पहुँच जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब भी CRR को बढ़ाया जाएगा तो परिणाम ये होगा कि बैंकों के पास में जमा धन कम हो जाएगा। ये पैसा निकल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाएगा, जिससे बैंकों के लोन देने की कैपेसिटी, ऋण देने की कैपेसिटी, कर्ज देने की कैपेसिटी कम पड़ जाएगी। क्यों कम पड़ जाएगी? क्योंकि जितना मान लेते हैं इनके पास में, अगर 1% बढ़ाया इन्होंने और यहाँ से मान लेते हैं कि इनके पास 90 रुपया बचा, तो यहाँ से जो 5 रुपया निकल के RBI के पास में चला गया, तो कम से कम इनके 5 रुपया तो लोन देने की कैपेसिटी में कम ही हो गई। क्यों? अगर लोन देंगे तो क्रय क्षमता का विकास होगा, निसंदेह विकास होगा। तो आपको बस ध्यान ये देना है, CRR का प्रयोग हमारे देश में क्रय क्षमता को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है, और इसका सीधा असर बैंकों पर पड़ेगा जाकर के। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, जो कि हमें प्रारंभ में बता देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर, इसमें एक चीज़ आप बहुत क्लियर समझ लीजिएगा, आप बहुत क्लियर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है कि मौद्रिक नीति में CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर, यहाँ पर आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। जब भी इनमें वृद्धि होगी तो बैंकों के ऋण देने की क्षमता कम होगी। यहाँ पर बहुत ही क्लियर याद रखिएगा, कई बार आपसे प्रश्न पूछ जाता है कि अगर RBI ने CRR में वृद्धि कर दिया है तो बैंकों के पास में धन की उपलब्धता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। CRR चाहे SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, इसमें से अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 का तो सीधा प्रभाव हमको दिखाई पड़ेगा कि जब भी इनमें वृद्धि की जाएगी तो इनके वृद्धि करने का परिणाम ये होगा कि बैंकों का पैसा, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था CRR के बारे में हमने बात किया था, तो CRR में अगर वृद्धि किया जाएगा
तो इस सीआरआर में वृद्धि करने का परिणाम क्या होगा कि बैंकों का पैसा निकल के आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। जब आरबीआई के पास पैसा पहुंच जाएगा तो आप खुद सोचिए कि बैंकों के पास में पैसा घट रहा है या बढ़ रहा है। जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, उनके पास में पैसा कम होता जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें से किसी में भी, तो बैंकों के ऋण देने की क्षमता कम होगी। यहां पर आप बहुत ही क्लियर याद रखिएगा इस चीज के बारे में। उल्टा इसके यदि इनमें कमी की गई है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता अधिक होगी तथा ब्याज सस्ता होगा। यहाँ पे आपको समझ लेना है कि अगर सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर में कमी की जा रही है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। जबकि यहाँ पर ब्याज ज़्यादा होगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो इसमें अगर कमी हो रही है तो बैंकों के ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी। अगर इनमें वृद्धि की जा रही है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम होगी। यानी कि आरबीआई के द्वारा जो भी कदम इसमें उठाया जाएगा, बैंकों पर उसका अपोजिट प्रभाव जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, चूंकि सीआरआर की हम लोगों ने बात कर लिया था, अब हम लोग बात कर लेते हैं एसएलआर की बात करते हैं। फिर उसके बाद में रेपो दर, फिर रिवर्स रेपो दर, फिर बैंक दर, फिर ओपन मार्केट पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो पॉइंट रहेगा एसएलआर। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा। क्योंकि लंबा इसलिए बनेगा क्योंकि हमको जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के लास्ट तक समझाना है इसमें। और अगर हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं तो ये हमारी नैतिकता वो इसके लिए अलाउ नहीं करती है। अब हम लोग बात करते हैं एसएलआर की। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में इसको बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। तो एसएलआर इंग्लिश में इसको हम स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। तो यहाँ पर एक शब्द है तरलता, इसको आप समझ लीजिएगा। वो सब के सब वस्तुएं जिनसे हम वस्तुओं को खरीदते हैं एवं बेचते हैं, उनमें उसी वो जो अवस्था होती है उसको हम तरलता बोलते हैं। इस पर जो एक अलग वीडियो बनेगा तो उसकी हम डिस्कस करेंगे, अभी तो हमारा वो पॉइंट नहीं है। तो एसएलआर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया सीआरआर। ये सीआरआर जो होता है ये जमा होता है आरबीआई के पास में, और किस रूप में, हमेशा कैश के रूप में। सीआरआर जो होता है ये आरबीआई के पास में जो कैश जमा होता है कॉमर्शियल बैंक का, व्यापारिक बैंकों का, उसी को हम बोलते हैं ये सीआरआर होता है। और सीआरआर पर कोई भी ब्याज दे नहीं होगा, ब्याज नहीं दिया जाएगा। जबकि एसएलआर सीआरआर की तरह ही कुछ होता है।
ये सीआरआर के रूप में ही होता है। बस अंतर ये होता है कि सीआरआर आरबीआई के पास में जमा होता है, जबकि एसएलआर ये स्वयं जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, जो व्यापारिक बैंकें होती हैं, ये उनके पास में खुद होता है। अब दोनों में मूलभूत अंतर है। सीआरआर में हमेशा कैश के रूप में ही होगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति ये कहती है कि प्रत्येक बैंकें, वाणिज्यिक बैंकें, जो भी हमारे यहाँ कॉमर्शियल बैंक्स हैं, प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक के पास में कुल जमा धनराशि का एक निश्चित अनुपात बैंकें, यानी कि कॉमर्शियल बैंकें जो होंगी, ये कॉमर्शियल बैंकें जो होंगी, ये स्वयं के पास में कैश यानी कि नकद या उसी अनुपात में स्वर्ण भंडार रखना होता है। बस अंतर कहाँ से आ रहा है? अंतर सीआरआर आरबीआई के पास में होता है और कैश के रूप में होता है, जबकि एसएलआर ये जो बैंकें होती हैं, जो बैंकों के पास में कुल जमा धनराशियाँ हैं, उसका एक निश्चित प्रतिशत बैंकें स्वयं के पास में या तो नकद रखेंगी, कैश रखेंगी, या उसी रेशियो में स्वयं के पास में गोल्ड रखना होता है, स्वर्ण भंडार रखना होता है। इसी को हम बोलते हैं ये एसएलआर होता है। सीआरआर पर कोई भी ब्याज दे नहीं होता है, जबकि एसएलआर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको ब्याज देती है। तो ये अंतर होता है एसएलआर और सीआरआर में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रेपो रेट। तो रेपो रेट एक प्रकार का ब्याज दर होता है जो कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में लेन देन के रूप में काम करता है। यहां पर ध्यान देना, रेपो दर, इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शनल रेट। हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्क्रय विकल्प दर। तो कई बार आपकी परीक्षाओं में सीधे से पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा पुनर्क्रय विकल्प दर होता है। तो पुनर्क्रय विकल्प दर हम रेपो दर को ही बोलते हैं। रेपो दर शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है रीपर्चेज ऑप्शनल रेट होता है, इसका फुल फॉर्म। हिंदी में इसको पुनर्क्रय विकल्प दर कहते हैं हम। हमारे यहाँ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो बैंकों का बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि वाणिज्यिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। ये जब भी व्यापारिक बैंकों के पास में धन की कमी होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेते हैं। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों को ऋण देगा तो उनसे कुछ ब्याज भी वसूलेगा। यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई जो ब्याज ले रहा है उसी को बोलते हैं रेपो दर। रेपो दर एक प्रकार का ब्याज दर होता है, वह ब्याज दर जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को या वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसी को हम बोलते हैं ये आपका रेपो दर होता है। फिर इसके बाद में दूसरा आपका अगला पार्ट जो होता है रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर। अब देखिए यहां पर एक चीज समझ लेना, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई बैंक, वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, ऋण लेता है, कर्ज लेता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उन बैंकों से ब्याज लेता है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। और जबकि रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। इसका मतलब होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है
तो लोन लेते समय उसको, या जो लोन लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से, तो उस पर उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। जो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज दे रहा है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट अगर क्लियर है तो रिवर्स का मतलब उल्टा। उल्टा में क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को जो ब्याज देता है ऋण लेने पर, उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ तक आपका हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, उसको भी बहुत क्लियर कर दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो तो जो है बैंकों का बैंक है, बैंक का बॉस है, फिर इसको ज़रूरत क्यों पड़ी? ये जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, तो महंगाई का मेन कारण क्या है? महंगाई का मेन कारण धन का प्रसार होता है, लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है, ये मतलब होता है मुद्रास्फीति। तो अगर बैंक के पास में पैसा ज़्यादा है तो बैंकें समाज में या अर्थव्यवस्था में लोगों को ऋण देंगे, कर्ज देंगे, तो इससे क्रय क्षमता नहीं घटने वाली है। जब आरबीआई को ये लगता है कि बैंकों के पास में इतना धन है कि उस धन से अर्थव्यवस्था में महंगाई को बढ़ाया जा सकता है या महंगाई बढ़ सकती है, तो आरबीआई क्या करता है कि बैंकों के पास में जो अतिरिक्त धन होता है उस धन को कर्जे के रूप में ले लेता है और उस कर्जे पर ब्याज दिया जाता है, उसी को बोलते हैं ये रिवर्स रेपो रेट होता है। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी। तो ओपन मार्केट पॉलिसी में जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से, वो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओपन मार्केट पॉलिसी का संचालन कौन करता है? तो खुले बाजार की नीति ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीति है, इसका संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जब भी कभी ध्यान देना है, हिंदी में एक शब्द होता है सरकारी प्रतिभूति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको बोलते हैं। तो सवाल यह है कि प्रतिभूति कहते किसको हैं? तो प्रतिभूति को आप यहां पे समझ लेना कि इसको हम लोग बोलते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र का मतलब ये हुआ कि सरकार के द्वारा ऋण लेने के लिए जितने भी आपके पत्र जारी किए जाते हैं वो सबके सब सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। हमें पता है कि ये भी आपके लिए थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ इंदिरा बचत पत्र, जो बहुत ही पॉपुलर रूप है हमारे यहाँ सिक्योरिटी का, किसान बचत पत्र, हमारे यहाँ सरकार के द्वारा जितने भी आपके बॉन्ड जारी किए जाते हैं, ये जितने भी आपके जो पत्र होते हैं इनको सबको बोलते हैं ये सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। और इन्हीं प्रतिभूतियों के माध्यम से, इन्हीं सिक्योरिटीज लेटर के माध्यम से गवर्नमेंट हमारे समाज में हम लोगों से और आपसे एक कर्जा लेती है। और कर्जा जो है, चूंकि ये सिक्योरिटीज होती है, सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई इसमें से एक बचत पत्र खरीद लिया, यानी कि कोई ऋण पत्र खरीद लिया, और सरकार ने आपसे ये कहा कि हम इसकी जो मैच्योरिटी होगी, इसका जो परिपक्वता अवधि होगी वो 10 वर्ष है, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 वर्षों तक इस पर आपको एक ब्याज मिलता जाएगा और जैसे इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी, जो भी आपने पैसा लगाया है पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये जो सरकार के द्वारा आम जनता से ऋण लेने के लिए जो पत्र जारी किए जाते हैं, कैसे पत्र? सिक्योरिटी पत्र, प्रतिभूतियाँ, उन्हीं को हम बोलते हैं ये सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। ये जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, ये सरकारी प्रतिभूतियाँ खुले बाजार में यानी कि शेयर बाजार में इनको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। इनको खरीदने एवं बेचने के लिए सरकार ने या तो बैंकों को उत्तरदायी बनाया हुआ है, या इनको सामान्य अवस्था में जो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस होते हैं, इनको पोस्ट ऑफिस से खरीदा या बेचा जा सकता है। यानी कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, ये सरकारी प्रतिभूतियाँ खुले बाजार में खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है।
ये आपके सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक इनको शेयर बाज़ार में, खुले बाज़ार में बेचता है, तब इसको बोलते हैं, ये ओपन मार्केट पॉलिसी है कि ओपन, खुले रूप से सबके लिए जब उपलब्ध हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं किसान बचत पत्र की, तो किसान बचत पत्र ये सबको इशू नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ किसानों को ही इशू किया जा सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन इसको खरीदना चाहे नहीं खरीद सकता है, कोई विद्यार्थी खरीदना चाहे नहीं खरीद सकता है। ये बचत पत्र सिर्फ किसानों को ही इशू किया जा सकता है और इसका जो खरीदने का स्थान होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस या कोई बैंक होता है। लेकिन जब इसी को किसी बाज़ार में यानी कि खुले बाज़ार में बेच दिया जाए सबके लिए, यानी कि वहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसको व्यापारी भी खरीद सकता है, इसको विद्यार्थी भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, तब इसको हम बोलते हैं ये ओपन मार्केट पॉलिसी होती है। सरकारी प्रतिभूतियों को जो बेचने का स्थान होता है उसको बोलते हैं गिल्ड एज्ड मार्केट बोलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं गिल्ड इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बड़ा कठिन है, एज्ड मार्केट बोलते हैं। यानी कि जिनको जहाँ पे खरीदा एवं बेचा जाता है, जो बाजार होता है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने एवं बेचने का, वो होता है गिल्ड एज्ड मार्केट कहलाता है। और इसको खरीदने की और बेचने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्विच ऑपरेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, ओपन मार्केट पॉलिसी किसे कहते हैं, हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। तो प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य धन के प्रवाह पर नियंत्रण लगाना होता है। हमारे अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक धन भी नहीं जाना चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक धन पहुंच जाएगा तो ये महंगाई का कारण बन सकता है। अगर धन का प्रवाह कम हो जाएगा तो ये आर्थिक मंदी का कारण बन सकता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती है, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप जितना पैसे की आवश्यकता बाजार में है, पैसा उतना ही इशू होना चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा पहुंच गया है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, अगर पैसा कम है तो उसके प्रवाह को बढ़ाया कैसे जाएगा, इसी के संबंध में जब नीतियां बनाई जाती हैं तो इसी को हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। जो हम आगे डिस्कस पॉइंट जो हमारा रहेगा अगले वीडियो में, वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि समृद्धि और विकास, जो कि UPSC और PCS की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होती है।